जी मैम। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आज का दिन बड़ा ही प्यारा सा दिन है, हर शिक्षक के लिए भी और हर छात्र के लिए भी। ऐसा मुझे लगता है, जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, प्राचीन काल से जो भारत में चली आ रही है, आज उस परंपरा का रूप अवश्य बदल गया है। किंतु गुरु और शिष्य के बीच में जो एक संबंध है, एक जो मैं कहूं कि एक बंधन जो है, जो अनदेखा सा बंधन है, आज भी कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं। और उस बंधन में क्या फर्क आया है, कितना फर्क आया है, और वो परंपराएं आज किस तरह से हम उसको लेकर जाते हैं, और किस तरह से पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जो है हमारी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर पड़ा है, भारतीय शिक्षा संस्थानों पर पड़ा है। तो और उसमें हम क्या चाहते हैं, आज के हमारे छात्र क्या चाहते हैं, और शिक्षक भी किन किन परेशानियों से, किन किन चुनौतियों से गुजर रहे हैं। और खास करके कोरोना की जो स्थिति है, अभी इस महामारी के कारण जो चुनौतियां बनी है, इस तरह के ढेरों सवाल हैं जो हर छात्र के मन में भी हैं और हर शिक्षक के भी मन में है, जबकि हम 5 महीनों से सबके सब अपने घर में कैद हैं। तो आगे का भविष्य क्या है, ये भी बहुत बहुत ही एक बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है हम सबके सामने। और ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिंह जी हैदराबाद से, जो कि भाषा प्रशिक्षक हैं। डॉक्टर राजीव सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। आप भाषा प्रशिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, शिक्षा संस्थापक हैं और पाठ्य पुस्तक लेखक भी हैं। कवि के रूप में ये अपनी सेवाएं समाज को भी दे रहे हैं, और बहुत सारी इन्होंने शिक्षा संबंधित पुस्तकों को निकाला है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब इनकी पुस्तकों की लिस्ट में पढ़ती हूँ कि हिंदी शिक्षण पद्धति, शैक्षणिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा बोध, सरल हिंदी व्याकरण, तो ऐसी पुस्तकें जो है, इस तरह की पुस्तकें जो इन्होंने निकाली है, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए। और आज वो हमारे साथ है इस चर्चा में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उसके साथ ही मेरे साथ हैं श्रीलता सुरेश जी। श्रीलता सुरेश जी, जिनकी मातृभाषा कन्नड़ है और जिन्हें भी साहित्य में बहुत रुचि है, वो साहित्य हिंदी का हो या कन्नड़ का हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भाषा को भाषा की दृष्टि से लेती हैं, भाषा को जीवन में स्थापित देखना चाहती हैं, साहित्य को जीवन में स्थापित देखना चाहती हैं। और 16 सालों से इन्होंने अलग अलग कॉलेजेस में, अलग स्कूलों में इन्होंने शिक्षिका की भूमिका निभाई है। और अभी 7 सालों से, और ये बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारी जो मैडम है ये 7 सालों से ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, तो इनके लिए शायद ये चुनौती बहुत कम हो गई होगी। और अनुवादक का काम भी करती हैं, और एक एविएशन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाती हैं आप। और इन्होंने, सबसे गर्व की बात यह है कि कन्नड़ मातृभाषा होते हुए भी इन्होंने हिंदी को उतने ही प्रेम से अपनाया है, और हिंदी पर इन्होंने जो किताबें लिखी है, असफलता एक चुनौती मेरी, और बहुत सारी इनकी कविताएं, बहुत सारी इनकी लघु कथाएं और लेख जो है अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग जगह छपते रहे हैं, प्रकाशित होते रहे हैं, और बहुत सारे मंचों पर ये अपनी कविता भी सुनाती हैं और अपने लेख भी प्रस्तुत करती हैं। तो श्रीलता मैम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और कमाल की बात यह है कि आज हमारे साथ हैं श्रद्धा पोफली जी। श्रद्धा पोफली जी जो कि महाराष्ट्र की हैं, तो महाराष्ट्र की हैं तो निश्चित ही उनकी भाषा मराठी हो गई, उनकी मातृभाषा, और वो बीकॉम कर चुकी हैं और अब सीए कर रही हैं। और ये एक साहित्यकार हैं, और ये बहुत सुंदर ढंग से, राजीव भाई मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपने परिचय में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, जो कि मुझे बहुत आकर्षित की, कि इन्होंने लिखा है, मैं भारतीय साहित्यकार हूँ। लोग लिखते हैं मैं हिंदी का साहित्यकार हूँ, मैं कन्नड़ का साहित्यकार हूँ, और इनकी भाषा मराठी है, लेकिन इन्होंने अपने आप को भारतीय साहित्यकार लिखा है। जिस दिन हमारे छात्रों में अगर ये बातें हैं ना,
तो हमारे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मराठी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं और बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। और इनकी कविताओं में ना एक क्रांतिकारी विचार होता है, जो कि इस लाइन से ही आपको आता है। अच्छा, उसके साथ साथ इन्हें सितार का भी शौक है। और आज हमारे साथ आप हैं श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं दो और छात्राएं, बेंगलोर के बिशप कॉटन क्रिश्चियन कॉलेज की छात्राएं हैं। और डिम्पल जैन बीकॉम की छात्रा है, डिग्री की। और ललिता जी भी बीकॉम की छात्रा है, डिग्री की। और ये दोनों मेरी छात्राएं हैं, क्योंकि मैं बिशप कॉटन कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो इन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल करती हैं। डिम्पल जी और ललिता जी ये दोनों बहुत जिम्मेदार छात्रा हैं। और कॉलेज में जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य इनके शिक्षक भी इन्हें देते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ ये उन सब कार्यों को भी उतने ही लगन से करती हैं। तो डिम्पल, बहुत अच्छा है कि आज आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ बच्चों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शिक्षक आपस में अपनी समस्या तो बांट सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के पास जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल तो ये बच्चे जब बताएंगे तभी निकलेगा। और शिक्षकों का मुझे लगता है कि एक कर्तव्य ये जरूर होता है कि बच्चों को इतनी हम आजादी दें कि वो अपनी समस्याएं हमसे खुलकर कह सके। जी, तो हम आज की वार्ता शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है कि जब सवाल बात लॉकडाउन की हुई है, तो मैं, चूंकि श्रीलता मैम जी तो 7 साल से लॉकडाउन के पहले से मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो मैं राजीव जी से जानना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के समय में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एज अ शिक्षक के रूप में। बहुत अच्छा प्रश्न है। चर्चा आरंभ जो आपने किया है, जी जी। वो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जो है उसने एक चुनौती हर क्षेत्र में उत्पन्न की है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौती है। आज तक पाठशालाएं खुल नहीं पाई हैं, कॉलेज अभी भी बंद हैं, तो छात्रों को भी बेचैनी है और अध्यापकों को भी बेचैनी है कि किस प्रकार से जो छात्रों का समय नष्ट हो रहा है उसे किस प्रकार से उसकी भरपाई की जाए। तो मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में दो बातें प्रमुखता से उभर कर आई हैं, अगर शिक्षक के संदर्भ में आप देखें कि पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन में यह महसूस हुआ है कि तकनीक का हमें उपयोग करना चाहिए और बहुत हद तक, बहुत सीमा तक यह सहायक है हमारी समस्याओं को हल करने में, उस चुनौतियों से निपटने में। और दूसरी बात यह भी उभर कर आई है कि तकनीक अध्यापक का स्थान नहीं ले सकती है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कहे कि अध्यापक का स्थान ले ले तो ये भी संभव नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो परिस्थितियां हैं वो अध्यापक तकनीक की ओर अभी इस लॉकडाउन के समय में अधिक सक्रिय हुए हैं और इन चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। हमारे जैसे कई अध्यापक हैं जो इस प्रकार की चुनौतियां जो भी हैं उसमें तकनीक का प्रयोग करते हुए हम कर रहे हैं। और इस समय अध्यापकों को भी जो है यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हाँ, वास्तव में तकनीक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे कार्य में बहुत आसानी आ सकती है, ऐसा उनको महसूस हुआ है। और इस क्षेत्र पे जो है मैं यही कह सकता हूँ कि हर एक अध्यापक को अब प्रयास करना चाहिए कि तकनीकी कौशल जो अपने अंदर जो है वो विकसित करें ताकि वो छात्रों को जो है अधिक से अधिक इसका लाभ पहुंचा सकें। यही कहना है मुझे। ये बहुत ही सुंदर बात कही है। लता जी, आप तो एक्चुअली आप तो ऑनलाइन क्लासेस पहले से भी ले रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं लगा कि लॉकडाउन में दिक्कत आ रही है, और उसको आप किस तरह से देखती हैं और किस तरह से उसका समाधान खोज पाती हैं। नमस्ते इंदु जी, मुझे जो अवसर दिया है आपने, धन्यवाद इसके लिए।
हाँ, मैं काफी सालों से ले रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस। मैं भारत में ही नहीं, विदेश छात्रों को का भी मैं क्लासेस ले रही हूँ। मैं पहले लेती थी स्काइप में, लेकिन जैसे आजकल इंटरनेट का इतना विकास हुआ है, आजकल जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट काफी सारा है, तो इससे भी हमारा ये टेक्निक, जैसे इन्होंने कहा, तकनीकी वजह से हमें एक लाभ भी हुआ है, क्योंकि छात्रों को 5-6 महीने से वो घर में बैठना और उनका ये समय बहुत ही वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये एक अच्छा तरीका है, तकनीकी का अच्छा तरीका है। हाँ, जो व्यक्तिगत का जो पढ़ाते हैं उसका तो असर तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम कुछ तो उनका फायदा हुआ है ये ऑनलाइन क्लासेस में, चाहे वो जूम हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या व्हाट्सएप, हाँ, इस इंटरनेट से। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा भी हुआ है। और इतना ही नहीं कि आजकल, ठीक है, व्यक्तिगत से नहीं कर पा सकते, लेकिन हम स्क्रीन शेयरिंग काफी सारा इसमें इंटरनेट में है, जिसकी वजह से हम छात्रों को अपनी बात समझा सकते हैं। और आजकल छात्र भी इतने स्मार्ट हो गए कि वो उनको जो भी प्रश्न पूछना है वो तुरंत पूछ लेते हैं। ये नहीं कि चुपचाप रह के अंत में पूछे, ये तुरंत ही पूछ लेते हैं। तो इससे उनका उनकी जो भी उनकी दिमाग में जो भी प्रश्न, हाँ, जो भी शंकाएं होती हैं वो सुलझ जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर बात आपने सर, आपने जो कहा और जो श्रीलता जी ने कहा, उन दोनों से जो एक बात निकल कर आई है कि लॉकडाउन में जो चुनौतियां हैं और उसका जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा तो हो रहा है कि नहीं पढ़ने से तो पढ़ा जा रहा है। लेकिन जब आपने तकनीक की बात की कि तकनीकी जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही है कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और वो उन तकनीकों से बहुत अच्छे से हैंडल भी कर पाते हैं, उनको लेकर चल पाते हैं। लेकिन शिक्षक होने के नाते, जैसे कि मैं भी शिक्षिका हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग तकनीक में इतने ज्यादा अभी तक माहिर नहीं हुए, विशेषज्ञ नहीं हुए जैसे कि आज के बच्चे हुए हैं। तो उसमें हम लोगों को बड़ी सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अब नई तकनीक सीखनी पड़ रही है जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन उसमें जी, वास्तव में ये आधार है। हाँ, जी, लेकिन उसमें मेरा एक कहने का अर्थ यही है कि अभी जो चुनौतियां, जो ये सुअवसर के रूप में जो जी, बात हुई है कि ये जो हाँ, हाँ, चुनौतियां हैं हमें हमेशा उत्साहित करनी चाहिए और उत्साहित करती हैं, और अध्यापकों को तकनीक की ओर से और जोड़ने के लिए इन परिस्थितियों ने बहुत उत्साहित किया है। और आगे चल के इसका फायदा हमें मिलने वाला है। हम अभी के समय की अगर बात ना भी ये करें, लेकिन बहुत से अध्यापकों को इस तकनीक से जो है वो इस बीच में जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से जो है हमारे लिए लाभकारी रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में यह समय क्रांतिकारी समय माना परिवर्तन जाएगा का है, इस बिल्कुल। दृष्टि से। जी, जी, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक समय एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन का आ गया है, और मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है कि हम भी उस तकनीक को सीखें। लेकिन ना फिर एक सवाल जो है मुझे मेरे मन में आता है कि मुझे किसी छात्र ने मुझसे पूछा था कि और मुझे भी लगता है कि मैं भी पूछूं आप शिक्षकों से भी और छात्रों से भी। और मैं सबसे पहले तो श्रद्धा से ये पूछना चाहूंगी कि श्रद्धा, जब तकनीक की बात होती है तो गूगल बाबा की बात होती है। तो गूगल बाबा के पास जो है ना हर सवाल का जवाब होता है। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग फटफट टाइप कर देते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि फिर हमारी आवश्यकता क्यों हो है आपको? क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि अब हमें टीचर नहीं चाहिए, हम गूगल से ही सब सीख लेंगे? जी, कहीं ना कहीं हम लोग काफी वर्षों से शिक्षकों के साथ रहे हैं, जी, तो एक अलग बॉन्ड होता है। गूगल हाँ, आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है, हम्म, शिक्षक आपको पढ़ के आपके अंदर का सवाल ढूंढ के निकाल के लाता है। क्या तो बात मैं कही है, कहीं ना देखिए। कहीं यही मानूंगी कि गूगल टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे अभी सर ने कहा कि हम्म, तकनीक शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकती। जी, जी, हम कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढ कर निकाल सकते हैं गूगल से, लेकिन हम्म, हमारे अंदर सवाल पैदा करने की जो शक्ति निर्माण करती है वो शिक्षक और शिक्षिकाएं करती है। तो मुझे हमेशा से यही लगेगा
कि गूगल शिक्षक का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, ओके, बहुत सुंदर आपने कहा कि गूगल शिक्षक का ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। डिम्पल, आपका मानना क्या है इस बारे में? जी, मेरा मानना भी वही है कि कोई टीचर आके कोई स्टूडेंट को ऐसे ही गूगल से पढ़ लो, गूगल से सब निकाल लो, ढूंढ लो, ये नहीं हो सकता है। टीचर हम जैसे रहते हैं, एनवायरनमेंट हम लोग स्कूल से पढ़े जा रहे हैं उनके साथ, तो एक बॉन्डिंग रहती है। हमको कुछ भी क्वेश्चन चाहिए इमीडिएटली पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, ये बताइए। तो वो एक उनका समझने का तरीका अलग होता है। तो बहुत सुंदर पॉइंट, 2 पॉइंट निकल के आए। एक तो श्रद्धा ने बताया कि वो क्वेश्चंस जो अंदर में जो क्षमता होती है कि प्रश्न उत्पन्न करने की क्षमता, बच्चे को समझ करके उसके अनुसार ढलने की क्षमता, ये क्षमता के लिए हमें शिक्षक चाहिए। और इसने बहुत सुंदर बात कही कि गूगल हमें उस तरह से बिल्कुल नहीं समझा सकता जिस तरह से शिक्षक समझा सकता है। तो ललिता, आप बताओ इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब हो सकता है कि जब गूगल बाबा है तो फिर हमें क्या जरूरत है शिक्षक की? कभी आपके मन में ये प्रश्न आता है और इसका क्या जवाब दोगे? गूगल ना भावनाओं से नहीं समझाता, और जो शिक्षक होता है वो अपनी भावनाओं से हमें समझाता है। अच्छा, बहुत सुंदर, इसने एक जवाब दिया और बहुत सुंदर जवाब दिया। तो ये बहुत सुंदर जवाब है। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस बात का मतलब, जब बात गूगल की होती है, बात ऑनलाइन की होती है, तो फिर बात ये भी आती है कि जब ऑनलाइन आप शिक्षा पद्धति ले रहे हो, जैसे कि अभी 5 महीनों से हम ले रहे हो, तो एक्चुअली मेन फोकस आज ना कुछ भी बातें हम करें ना, सारा का सारा फोकस कोरोना से संबंधित हो जाता है, क्योंकि कोरोना 1-2 दिन की चीज नहीं हुई, अब 6 महीने की चीज हो गई। और इसमें आप के जैसे कि हम एज अ शिक्षक, हमें भी लग रहा है कि हमारा भविष्य अब क्या है, कैसे इसको हम बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो आप लोगों के मन में भी इस तरह का कोई डर है, या आप लोगों के मन में कोई सवाल उठता है कि अब हमारा क्या होगा? डिम्पल, आप बताइए। हाँ मैम, ऐसे होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आगे ये बढ़ेगी तो हमारा अभी बहुत स्थिति परेशानी है। अभी इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट खत्म हो गया तो फिर बच्चे लोग कैसे समझेंगे? जी, इंटरनेट की स्थिति आ सकती है, परेशानी आ सकती है। अभी कोई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें लॉगिन करने नहीं देते, लेट हो गए, तुम लोग बाहर ही बैठे रहो, नहीं अंदर नहीं आने देंगे। अभी एक सेक्शन छूट गया तो फिर उसके बाद वो हम लोगों को कंटिन्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है आगे समझने के लिए। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा बेहतर है शिक्षक के साथ क्लास में बैठना? हाँ मैम। ललिता, आपको भी लगता है? जी मैम, मुझे भी यही लगता है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी मुश्किलें आती है, किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती है, कोई जुड़ नहीं पाता, कितने लोग बहुत सारी चीजों से चूक जाते हैं। और वही चीज अगर हम क्लासरूम में सिखाई जाए तो सारे विद्यार्थियों को समझ में भी आती है और सारे विद्यार्थी जुड़ पाते हैं एक साथ। तो फिर ललिता, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग तीनों के सवालों से मुझे ये समझ में आया कि आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, गूगल बाबा चाहे कितना भी बता दे। तो आप एक शिक्षक को कैसा देखना चाहते हो? एक शिक्षक में आप क्या ढूंढते हो? मैं एज अ शिक्षक पूछ सकती हूँ ये प्रश्न कि आपको कैसा शिक्षक में, आप क्या अपने जीवन में सोचते हो कि इस तरह का शिक्षक होना चाहिए या इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए? मैम, एक शिक्षक जो है ना, वो अपने छात्रों को छात्र ना समझे, उन्हें अपनी दोस्त के रूप में ले, उन्हें हर चीज ऐसे समझाए जैसे हम अपने दोस्त को कुछ समझा रहे हैं। और वो जैसे हम एक छात्र को अपना दोस्त समझेंगे, वो उतने ही अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। आप बोलिए श्रद्धा, आपको क्या लगता है? जी, ये एक बात तो ललिता ने बहुत बढ़िया कही है कि शिक्षक एक दोस्त जैसा होना चाहिए, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो समस्याएं हैं, हम उनके साथ बांट सके। इसके अलावा मुझे एक ये चीज भी हमेशा लगी है कि मूल से, रूट कॉज से सिखाने वाले शिक्षक हमारे पास हमेशा होने चाहिए। और तीसरी चीज ये कि शिक्षक आपको सिर्फ सिलेबस ना समझाए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें वो बता सकते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मेरे जिंदगी में हमेशा बहुत अच्छे शिक्षक आए हैं
जिन्होंने मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे बाकी गुणों को भी निखारा है। तो मैं ये हमेशा हर किसी के लिए चाहूंगी कि शिक्षक सिर्फ किताब को ना लेकर पढ़ाए, बाकी भी चीजों को वो निखारे। और डिम्पल, आप कैसे शिक्षक को चाहते हो? मैम मैं ऐसे चाहती हूँ कि ऐसे टीचर हो जो हमें बिल्कुल कोई बच्चे को भेदभाव बिना करे, उनको समझे, उनको पढ़ाए। और मेरे जो स्कूल से रही है अभी तक, मेरे सब टीचर लोग मुझे सब अच्छे से देखते हैं, और कुछ भी रहे हम लोग डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, ना ही बिना कुछ भी रहे थ्रू फोन में हम लोग बोलते हाँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे, जैसे उनके बच्चे जैसे बोलते हैं, सिखाते हैं, ना ही किसी और की तरह देखते हैं, अपने बच्चे के जैसे देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि हमारे शिक्षक कैसे हैं करके। वो कहते भी है गुरु बिना शिक्षा अधूरी है। हाँ लता मैम, आप बताइए। जी जी जी, उन्होंने जो कहा वो सही कहा। शिक्षक एक दोस्त है, दोस्त के अलावा एक मार्गदर्शक भी होनी चाहिए। जैसे इन लोगों ने कहा, दोस्त ही नहीं, प्यार से भी सिखाओ, बताओ, और थोड़ा सख्त से भी बताओ, लेकिन उनके मार्गदर्शन, उनका जो भविष्य जो है उनके शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है, तो वैसे होनी चाहिए। आप बोलिए राजीव सर। जी, मेरा कहना ये रहेगा कि शिक्षक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है छात्रों के विकास में। तो वो न केवल दोस्त बल्कि माता पिता, मतलब समझ लीजिए कि सारे जितने भी तत्व आते हैं एक बच्चे के विकास में, एक व्यक्ति के विकास में, वो सारे का एक स्रोत जो है, समझिए सबका योग जो है वह अध्यापक, शिक्षक। क्योंकि शिक्षक के व्यक्तित्व से बच्चा जो है सीधे के सीधे तौर पे प्रभावित होता है। जैसा कि अभी श्रद्धा जी ने कहा कि वो उनके जीवन में ऐसे अध्यापक आए जिन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित किया, और हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया, न केवल किताबी ज्ञान में बल्कि हर क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अध्यापक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करता है। जहां जहां भी छात्रों को समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से उन्हें वो बाहर निकालता है। वह किस प्रकार से किस परिस्थिति में किस प्रकार अपने विवेक का प्रयोग करना है, यह सारी बातें अध्यापक सिखाता है। कुछ बातें किताबों के माध्यम से सिखाता है, कुछ बातें अपने आप को आदर्श स्थापित करके वह बच्चे को सिखाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अध्यापक न केवल दोस्त बल्कि भाई बहन माता पिता, ये सबका योग समझ लीजिए कि होना चाहिए उसके अंदर। छात्र जिस रूप में उसे स्वीकार करना चाहे वो स्वीकार करे। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही कि छात्र जिस रूप में स्वीकार करना चाहे उस रूप में उस शिक्षक को होना चाहिए, उस शिक्षक को उस रूप में बदल जाना चाहिए, उसको वो सारी भूमिकाएं निभानी चाहिए। और मुझे ना, मैंने अनुभव ये किया है अपने जीवन में कि अगर एक शिक्षक ऐसा होता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो वो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिसके लिए उन्हें लगता है कि उनके दोस्तों से वो कह तो देंगे, लेकिन उनके पास वो समझ नहीं है कि वो उन्हें सही सलाह दे सके। वैसे में उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? एक टीचर बचता है। अगर उस शिक्षक ने उसमें उतना विश्वास जगाया है तो उसे ये लगता है कि मैं इसे अपनी बात बताऊंगा या बताऊंगी तो वो बात उस तक ही रहेगी, और दूसरा मुझे सही राह भी मिलेगी। तो वैसे में वो शिक्षक का जो एक रोल होता है ना, वो माँ बाप और दोस्त उनसे भी बहुत बड़ा हो जाता है, शिक्षक से बड़ा हो जाता है। तो ये एक विश्वास है जो शिक्षक को पैदा करना पड़ता है अपने छात्रों के मन में, और वो पैदा करेगा, जैसा कि आपने कहा कि रोल मॉडल बनकर एक आदर्श बनता है शिक्षक, और तब बच्चों के मन में ये भरोसा आता है कि नहीं, ये मेरे जो शिक्षक है ये मेरे सब कुछ है, मैं इनसे सही सलाह ले सकती हूँ। क्योंकि एक उम्र के बाद ना बच्चे सब कुछ सबसे शेयर भी नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चों की बात अलग होती है। तो ये तो एक बात हो गई बच्चों की दृष्टि से कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, और हम लोगों की भी जो अपनी समझ है उसमें हमने बात की। लेकिन अब मैं एज अ शिक्षक के रूप में मैं राजीव सर से ये पूछना चाहूंगी कि ये एक तरफ की बात थी, दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि आपको क्या लगता है छात्र कैसे होने चाहिए? क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना।
जी जी जी, आप ये बात सही कह रही हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि कहा गया है कि छात्र जो है या बच्चा जो है वो एक कच्चे घड़े मिट्टी के समान होता है। हम उसे जो रूप देना चाहते हैं वो रूप हम उसे अध्यापक देता है कहने का। जी। तो यहाँ पे बात यह है कि हम छात्रों से हमें जिस प्रकार का भी छात्र मिलता है हमारा सौभाग्य है और उतनी ही बड़ी हमारी चुनौती है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कोरोना की परिस्थिति में इतनी बड़ी चुनौती आई और इसको हमने सुअवसर में बदला और इसकी चुनौतियों में भी आदमी उत्साहित रहा, उसी प्रकार जब बच्चा हमारे पास आता है, वह कैसा भी बच्चा हो, बच्चे अच्छे बुरे कुछ नहीं होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि उसमें कुछ गुण होते हैं, हो सकते हैं कि हो सकता है कि किसी का कोई गुण हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन है तो उस गुणों में काट छांट करने के लिए अध्यापक ही हैं। तो हम उसके लिए क्या मार्ग अपनाते हैं, इस प्रकार का हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने छात्रों के संदर्भ में, शिष्यों के संदर्भ में। फिर भी शिष्यों से ये अपेक्षा तो रहती है अध्यापक की कि वो अध्यापक की बात को सुने और हम भी चाहेंगे कि हम इस प्रकार से कहें कि वो हमारी बात को क्यों सुने, यह भी हमारे ऊपर एक प्रश्न रहता है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ तात्पर्य मेरा ये है कि बच्चे चाहे जैसे भी हों, अध्यापक को जो है उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उन्हें उसे एक चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे में कोई कमी है, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे में अंतर्निहित गुण होते हैं और हमें उन अंतर्निहित गुणों को बाहर लेकर आना है, उसे उनकी योग्यता में बदलना है। प्रत्येक क्षमता बच्चे के अंदर है, हमें उस क्षमता को योग्यता के रूप में बदलना है और एक बार हमने उसकी योग्यताओं का विकास कर दिया तो वह उन योग्यताओं के आधार पर एक अच्छा छात्र, अच्छा शिक्षक बनके वो अपने शिक्षक क्या वो हर एक क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो मुख्यतः अध्यापकों का जो है छात्रों के प्रति यही मुझे लगता है कि उद्देश्य रहना चाहिए। छात्र जो है, कहीं से कोई आवाज आ रही है लगता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर आपने कहा सर कि राजीव सर ने बहुत सुंदर बात कही कि बदलना छात्रों को नहीं है, छात्र हमें कैसे चाहिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छात्र तो रॉ मिट्टी होती है और उसको बनाना, उसको गढ़ना शिक्षकों का कार्य होता है। तो छात्र कैसे होने चाहिए ये सवाल ही नहीं उठता, शिक्षक कैसे होने चाहिए सवाल ये उठता है। लता मैम आप क्या कहना चाहेंगे? और हाँ, मैं भी कहना चाहती हूँ, ये जो व्यंजन जो है अलग अलग तरह के व्यंजन होने से स्वादिष्ट रहता है। छात्र में वैसे ही है, कोई नटखट होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, सभी अच्छे ही है, कोई बुरे छात्र नहीं है। बिल्कुल। ये है कि हमें समझना है और हम अपनी कक्षा या जहाँ पे भी हम सिखाते हैं उनको बांध कर रखने से वो सच में सुनते हैं। अपनी विषय में जो ताकत है उससे उनको बांध कर रखें और उनको उनके रास्ते पे जाकर हम उनको ठीक भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि सुनते नहीं है, कई तरह के छात्र हैं। कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि मुझे मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। कुछ लोग सुनते हैं, सच में सुनते हैं, तो उनको भी हमें बांध कर रखना है। इसीलिए हम शिक्षक भी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वे एक बच्चे आजकल जो भी छात्र हैं ये कच्चे मिट्टी के हैं, इनको हमें सही सलामत, इनको सही ये जो 10, 12, 15 साल जो इनकी पढ़ाई है, इनका जो कैरेक्टर जो हम बनाते हैं वो एक शिक्षक का ही काम है। ये मेरा राय है। बहुत सुंदर बात। तो निकल करके बात देखिए बच्चे, आप ही लोगों के पक्ष में आई है कि शिक्षक को तो बदलना है, शिक्षक को तो समझना है बच्चों को, लेकिन बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं। आप जैसे भी हैं, ये शिक्षक के लिए चुनौती हो सकती है कि आपको वो किस रूप में ढालना चाहते हैं और उस रूप में ढालने के लिए उन्हें क्या क्या प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये एक शिक्षक के लिए चुनौती की बात है और शिक्षक को ही समझना है कि जो उन्हें मिला है, जैसा भी बच्चा उन्हें मिला है, जैसा भी छात्र उन्हें मिला है, उसकी प्रतिभा को पहचाने, उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसके अनुरूप हम उसके साथ व्यवहार करें। तो ये एक बहुत सुंदर बात निकल कर आई है कि
बच्चे तो जैसे भी हैं वो बहुत प्यारे और बहुत समझदार भी होते हैं, और देखा जाए तो सब में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमारे सामने जब हमारा भविष्य है तो वो तो हमें रौ दिया गया है और बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक शिक्षक की इस जिम्मेदारी को हम तीनों पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और अब आप बताइए, आपके पास क्या प्रश्न है? ललिता, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ जी कि आज पहले जमाने में जब बच्चों को पढ़ाई सिखाई जाती थी, जी उन्हें एक खुला एटमॉस्फेयर मिलता था, उन्हें खुले में सिखाया जाता था, और अभी हम चार दीवारी में सीखते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो हम चार दीवारी में 8-8 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, वो चीज छात्रों के दिमाग पे प्रेशर डाल सकती है? यस जी। तो मैं ये कहती हूँ कि हम एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, रोज नहीं, कभी हफ्ते में एक बार छात्रों को बाहर खुले में बिठा के पढ़ा सकते हैं, ताकि हम जान सकते हैं कि वो कौन से एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल हो रहे हैं। बहुत सुंदर सवाल है ये, कि बहुत व्यवहारिक भी है कि आप रोज रोज तो बाहर नहीं पढ़ा सकते हो। आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आज हम गांव में नहीं शहरों में रहते हैं, जहाँ की खुले में इतना ज्यादा इतने बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसने एक बड़ा सुंदर सवाल किया कि हम सप्ताह में एक दिन या किसी एक दिन तो हम बच्चों को खुले में पढ़ाएं, और उस खुले में पढ़ाने का अंतर भी हम महसूस करें। तो आप क्या कहेंगे सर? मैं इसमें कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी पद्धति की ओर ध्यान दिलाया हाँ, है। हमारी प्राचीन पद्धति जो थी जी वह गुरुकुल पद्धति ही थी, जी और उसमें छात्र के 5 गुण माने जाते थे, उसमें से 1 गुण गृह त्यागी हुआ करता था। यानी कि छात्र जो है वह गृह त्यागी होना चाहिए, ऐसा माना जाता था। तो आज के संदर्भ में क्या है कि सुरक्षा और असुरक्षा को देखते हुए अभिभावक जो हैं उतने स्वतंत्रता महसूस नहीं करते हैं कि बच्चों को कहीं भेज दिया जाए। अलग प्रकार की चुनौतियां इस समय में वर्तमान में उत्पन्न हुई हैं। तो इस कारण जो है ये जितने भी बंधन बच्चों को झेलने पड़ते हैं, वो तो स्वाभाविक है, और सारे लोगों को इस बंधन का जो है वो फल जो है, फल क्या कहेंगे उसका, कुफल समझ लीजिए, ये एक प्रकार का की समस्या आती है। हर चीज अगर खुले वातावरण में हो तो वह अच्छा लगता है। और मैं तो यही कहूंगा बच्चों से कि वह कक्षा में भी बंधन महसूस न करें। वो कहने का मतलब है जहां 10, 20, 50 लोग और आपके साथ एक अध्यापक हैं, तो वो समझिए कि किसी खुले वातावरण या वो किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। तो उसको आप ऐसा करें, उस माहौल को ऐसा बनाएं कि उसमें आप आनंद लें। और विशेषकर मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो है घर से ज्यादा पाठशाला में आनंद लेते हैं। भले जो है ये कहा जाए कि छुट्टियां तो सबको पसंद है, लेकिन फिर भी आज इस कोरोना की परिस्थिति ने को यह बात भी बताई है कि छुट्टियां जो है वो पहले जो मन में लड्डू फूटा करते थे छुट्टियों का नाम सुनते ही, अब छुट्टियों से लोग उब गए। बिल्कुल जी। तो बच्चों के लिए ये चाहिए, मेरे कहने का मतलब कि हम उनके लिए खुले वातावरण का निर्माण, ये बहुत ही ललिता के प्रश्न में एक अप्रत्यक्ष रूप से एक बात जुड़ी हुई है कि क्यों ना हम शिक्षा के माहौल को ही खुला वातावरण रखें, और बहुत सुंदर, जिससे बच्चे जो है बंधन महसूस ही ना करें, वो कहीं बाहर जाने की उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हो, और अगर आवश्यकता पड़ती है फिर भी उन्हें लगता है तो बिल्कुल बाहर वो जा सकते हैं। अलग अलग बात है कि शहर में कहाँ जा सकते हैं, गांव में कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये तो शहर में पड़ती है, इस कारण इन्होंने ये बात कही। जी जी, नहीं, बहुत सुंदर बात हुई है, और इस प्रश्न को हम आगे भी लेकर जाएंगे। हम लता मैम का भी सवाल जरूर जवाब सुनना चाहेंगे, और बच्चों से भी और बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, लेकिन अभी समय की कहीं ना कहीं एक पाबंदी होती है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, ये भाग हम यहाँ खत्म करते हैं, और अगले भाग में हम फिर से इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो कि बच्चों के भी मन में है, और कहीं ना कहीं शिक्षक भी कुछ जानना चाहते हैं। तो शिक्षक दिवस के ऊपर आप सभी को मेरी एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बच्चों को भी और आप शिक्षकों को भी, और खुद को भी स्वीकार करती हूँ। और फिर हम दूसरे भाग में फिर से मिलेंगे इसको चर्चा को आगे जारी रखने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।